गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन चर्चा कर रहे थे प्रीवियस क्लास में ब्रिटेन के संविधान को लेकर के, और अपनी जो ये क्लास जो थी वो बीए पार्ट द्वितीय वर्ष की थी। अपन बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के जो विश्व की जो व्यवस्थाएं हैं उस पेपर का अपन अध्ययन कर रहे थे प्रीवियस क्लास में। और प्रीवियस क्लास में अपन ने चर्चा की थी ब्रिटेन के संविधान को लेकर के। इससे संबंधित मैंने 2 वीडियो बनाए थे। एक तो ब्रिटेन के संविधान के विकास के जो चरण थे, मैं पुनः संयोग और विवेक की जो संतान आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था। उससे पहले मैंने आपको बताया था ब्रिटेन का जो संविधान था उसका जो विकास हुआ था, उसके अपन ने विकास के चरण पढ़े थे, विकास के चरण। और वहाँ अपन ने देखे थे विकास के कुल अपन ने 6 चरणों की चर्चा की थी। ब्रिटेन के संविधान को अपन ने, उसके संपूर्ण संविधान का जो विकास जो हुआ था वो 6 चरणों में हुआ था, और उसके आधार पर अपन ने अध्ययन किया था। प्रत्येक चरण को अलग अलग नाम दिया गया था, जो मैंने आपको पहले करवा दिया है। इसके बाद अपन ने देखा था संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताओं के बारे में अपन ने चर्चा की थी। और विशेषताओं के बारे में जितने भी इनके पॉइंट्स थे, ब्रिटेन के संविधान की जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं संविधान की, उसके संदर्भ में अपन ने जो चर्चा की थी उसमें मैं आपको एक हल्का सा एक रिवीजन करवा देता हूं कि अपन को बेसिकली अपन को उसके चरणों में जो संविधान की जो विशेषताएं थी उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था। पहले तो अपन ने देखा था ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या था, विकास का परिणाम। यह देखा था, मैंने बताया था ब्रिटेन के संविधान का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि क्या हुआ है, विकास हुआ है। जैसे अमेरिका और भारत के संविधान का अपन अध्ययन करते हैं, इन दोनों संविधानों का जो अध्ययन है जब अपन देखते हैं तो अपन पाते हैं कि इन दोनों संविधानों का निर्माण किया गया था, निर्मित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान है वो विकास पर आधारित है। इसके बाद इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वो है ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित, यानी विश्व में एकमात्र ऐसे संविधान की जब हम चर्चा करते हैं ब्रिटेन के संविधान की तो कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है, अर्थात लिखा हुआ नहीं है। लेकिन इसके कुछ भाग जो हैं वही अलिखित है, बाकी बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ भी है, लेकिन इसको अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा अपन ने इसमें जो महत्वपूर्ण चर्चा की थी उसमें अपन ने देखा था सीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र अर्थात गणतंत्र नहीं है, क्योंकि देश का जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है जब वह निर्वाचित होता है, चुना जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां अपन कहते हैं गणतंत्र। जब उसका निर्वाचन नहीं होता है तो अपन वहां कहते हैं उसको राजतंत्र। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान में अपन ने एक चीज और देखी थी, संसद की सर्वोच्चता। आपको इस चीज पे विशेष ध्यान देना है। अमेरिका की संविधान मैंने पढ़ाया था तो संविधान की सर्वोच्चता ही थी वहां पे, यानी सब कुछ क्या है, संविधान ही था। जबकि यहाँ ब्रिटेन के संविधान में अपन जब पढ़ते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि संसद की सर्वोच्चता। तो और संसद की सर्वोच्चता इस आधार पे देखते हैं कि संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को चुनौती नहीं मिलती है, साहब, न्यायालय के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद ने जो कानून बनाया है वो लागू होगा, न्यायालय के द्वारा उसे किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जाएगी। अगर एक बार अगर संसद जो है सम्राट के, वो कहते हैं ना कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर हस्ताक्षर करवाए तो भी सम्राट को उस पर करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार अपन इस चीज को देखते हैं कि यहाँ संसद की सर्वोच्चता है। इसके अलावा इसमें जो अपन ने मिश्रित संविधान की चर्चा भी की थी, जिसमें अपन ने देखा था राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के जो लक्षण हैं वो भी अपने को यहाँ पे मिला जुला रूप जो है वो दिखाई देता है। विधि के शासन की अपन ने चर्चा की थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप रुचि के आधार पर इसको अगर पढ़ने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर से इसकी ब्रिटेन के संविधान का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें आपकी रुचि पैदा नहीं होती है। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, आपको एक बार इसका अध्ययन करना होगा। अध्ययन जब आप करेंगे तो इसकी एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी अपने आप जुड़ती चली जाएगी। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि ब्रिटेन के संविधान को विवेक और संयोग की संतान कहा जाता है। और ये जो वाक्य जो कहा था वो थे स्ट्रेची महोदय।
स्ट्रेची महोदय ने ब्रिटेन के संविधान को विवेक और संयोग की संतान कहा। अब अपने को आज ये देखना है कि स्ट्रेची महोदय ने विवेक और संयोग की संतान क्यों कहा है, यानी आपके मस्तिष्क में ये सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि अपन को केवल और केवल ये नहीं देखना है कि संयोग और विवेक के संदर्भ में वो क्या कहता है। सबसे पहले अपने दिमाग में इस प्रकार के सवाल उत्पन्न होने चाहिए कि संयोग और विवेक की संतान है कैसे, आखिर उसके संविधान में ऐसे कौन से तत्व हैं जिसके आधार पर ये निर्धारण किया जाता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसको स्ट्रेची महोदय जो विवेक और संयोग की जो संतान कहते हैं, वो इन तत्वों के आधार पर हमको किसकी खोज करनी है, आज तत्वों की खोज करनी है कि इन तत्वों के आधार पे अपने को यह देखना है कि वास्तव में ब्रिटेन का जो संविधान है वो संयोग और विवेक की संतान है। अब देखिए, जब अपन चर्चा करते हैं ब्रिटेन की बहुत सारी जो अपने संवैधानिक संस्थाओं की जब चर्चा करते हैं, ब्रिटेन के अंदर उन संस्थाओं का जो निर्माण है या उसका जो आविष्कार है वो एक प्रक्रिया, एक संगठन के रूप में नहीं किया गया था, अर्थ समय के साथ विवेक के साथ अपने आप ही उनका निर्माण हो गया। अब उनमें अपन चर्चा करते हैं, जैसे कुछ मैं तत्व आपको बताता हूं, पहले मैं ये मिटा देता हूं आप जैसे विधि, वित्त, न्यायिक कार्य, इसके अलावा चुनाव, ये जो कार्य हैं इनका जो विकास है ये विकास के आधार पे अपने आप ब्रिटेन के संविधान में जुड़े हैं। इनका अपन यूँ कहें कि ये आविष्कार नहीं हुआ है, ये एक तरीके से इनका जो है वो संविधान में एकाएक संयोग वंश, इन चीज़ों का जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, और इन संवैधानिक संस्थाएं जो हैं ये संयोग वंश ब्रिटेन के संविधान के अंदर शामिल हुई है। तो इस प्रकार अपन आज स्ट्रेची महोदय के अनुसार ये जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान में इसके अलावा और कौन कौन से तत्व है, क्योंकि ये जो सवाल है ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, और इसकी जो सवाल की जो पूछने की जो भाषा रहती है वो भी यही रहती है कि विवेक व संयोग की, ब्रिटेन का संविधान विवेक व संयोग की संतान है, स्पष्ट कीजिए या इसकी विवेचना कीजिए। तब अपने को याद रखना है कि ये बात कही किसने थी, स्ट्रेची महोदय ने कही थी, और उन्होंने वो संवैधानिक संस्थाओं की चर्चा करते हैं यहाँ पे, जैसे वित्त है, विधि है, न्यायिक कार्य है या चुनाव है। ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये आविष्कृत नहीं हुई हैं, संगठित रूप से इनको शामिल नहीं किया गया था, ये संयोग वंश विवेक वंश ब्रिटेन के संविधान में शामिल हुई थी। तो अपन आज वही कड़ियां जो है जोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान के अंदर जब अपन ने उसकी संविधान की जो विशेषताएं पढ़ी थी उस समय आपने देखा होगा, मैंने बताया था ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भी कैसी थी, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी। तो सबसे पहले अपन इस संयोग और विवेक के तत्व की जब अपन चर्चा करते हैं तो अपन ये देखते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। अब देखिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की जब अपन चर्चा करते हैं तो आपको पता है द्विसदनात्मक का मतलब होता है दो सदन। उसकी जो व्यवस्थापिका है उसकी कितने सदन है, दो सदन है। अब ये जो द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका का जो विकास हुआ था ये विकास भी किसका परिणाम है, संयोग वंश। कैसे हुआ था, संयोग वंश। साथ साथ आप भी लिखते रहे, इसका विकास ब्रिटेन के संविधान में संयोग वंश हुआ। अब ये संयोग वंश कैसे हुआ वो अपन देखते हैं, और अपन देखते हैं तो मैंने आपको ब्रिटेन के संविधान के जो विकास के चरण जो बताए थे उन चरणों पे आप एक बार जाने का प्रयास कीजिए, और वहां आप देखेंगे कि 1295 में 1295
95 में जब आप देखते हैं उसके विकास के चरणों को देखते हैं तो 1295 की एक घटना देखते हैं और उसमें अपन क्या देखते हैं कि राजा जो था वह कर प्रस्तावों पे, किस पे, कर प्रस्तावों पर विचार विमर्श के लिए, कर प्रस्तावों पर विचार विमर्श के लिए 3 वर्गों की, वर्ग कितने थे, 3 वर्गों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन करता है, अब आपको क्या करना है, इनको समझने का प्रयास करना है कि इस समय मैंने ये बोर्ड पे ये क्यों लिखा है। अपने को यहां ये जो विवेक और संयोग के जो बात की जा रही है इसके तत्वों की तलाश करनी है। और पहला अपन ने देखा है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को लेकर के कि ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है, अर्थात उसके 2 सदन, उसकी जो व्यवस्थापिका है जिसको संसद कहा जाता है उसके 2 सदन है, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। मैं नाम बता देता हूं आपको, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। तो अपन उसकी चर्चा करते हैं। तो ये जो द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका है ये भी किसका परिणाम है, संयोग का परिणाम है, यानी संयोग वंश द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण वहां पे हुआ है। अब कैसे अपन देखते हैं कि 1295 में जो वहां का राजा था वह राजा कर प्रस्तावों पे विचार विमर्श करने के लिए 3 वर्गों के प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन करता है साहब। इसमें 3 प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन करता है। अब देखिए यहां वर्ग कितने हैं, 3 वर्ग हैं और इन 3 वर्गों के आधार पर अपन देखें तो ब्रिटेन में त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण होना चाहिए था। आप ये सवाल करें मेरे से कि सर यहां 3 वर्गों की बैठक का आयोजन किया गया, इसके आधार पे संभावना किसकी बन रही थी, त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका के विकास की संभावना यहां पूरी तरीके से बन रही थी। लेकिन त्रिसदनात्मक न बन करके संयोग वंश द्विसदनात्मक हो गई साहब। अब देखिए कैसे होती है कि यहां पे जो ये 3 वर्ग जो आए थे यहां पे, तो यहां जो इसमें 3 वर्गों की अपन जब चर्चा करते हैं तो इसमें एक तो था अपन कह सकते हैं सामंत वर्ग और दूसरा था उच्च धर्माधिकारी। अब देखिए क्या होता है कि सामंत वर्ग और उच्च धर्माधिकारी थे, ये बेसिकली एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं यहां पे। अब इनके जो हित जो थे, इनके जो हित वो सम्मान थे, क्या थे, सम्मान थे। अपन यहां हितों को देख करके चर्चा करते हैं कि सामंत वर्ग और उच्च वर्ग जो थे उन दोनों के जो हित थे अर्थात उनके जो स्वार्थ थे वो समान थे, इसलिए वो दोनों क्या हो गए, एक हो गए। ऐसा दोनों वर्ग क्या हो गए, एक वर्ग हो गए। यहां पे हित समान होने के कारण एक वर्ग हो गया। इसके अलावा आपने देखा होगा, मैंने बताया था ब्रिटेन का जो संपूर्ण शहर है वो शायर और नाइट, शायर बड़ा भाग था, नाइट जो थे वो छोटे भाग के रूप में। तो अपन ने वहां देखा भी था, अपने जो विकास के चरण जब आप देखेंगे वो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने इनको बताया भी था। अब क्या था कि इन दोनों के जो प्रतिनिधि थे वो निर्वाचित होते थे। क्या होते थे, निर्वाचित होते थे। तो इस प्रकार इनके जो प्रतिनिधि हैं वो निर्वाचित होते थे, यानी जनता के द्वारा अपने क्षेत्र विशेष के आधार पर जो जनता थी उनका वो क्या करती थी, निर्वाचित, उनका निर्वाचन करती थी। ये निर्वाचित होकर के आते थे, इसलिए इन दोनों के हित भी समान होने के कारण ये भी क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। ऐसा तो इस प्रकार एक वर्ग जो था सामंत वर्ग और उच्च धर्माधिकारियों के आधार पर उच्च वर्ग का निर्माण हुआ, और शायर प्लस नाइट जो थे, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक समूह था,
उनके जो हित थे वो समान थे, निर्वाचित हो प्रक्रिया जो थी उसके आधार पे ये एक वर्ग बन गया। तो ये उच्च वर्ग बना और ये जो था निम्न वर्ग। आगे चल करके उच्च वर्ग जो था वो लार्ड सभा में बदला और ये जो था वो कॉमन सभा में बदला। समझ गए मेरी बात को? तो इस प्रकार ब्रिटेन के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास हुआ, जो किसका परिणाम थी? संयोग का परिणाम थी। तो आपने देखा इस चीज को। अब अपन चर्चा करते हैं दूसरी घटना। दूसरी घटना क्या थी उसकी अपन चर्चा करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को आप पुश कर करके भी अपनी नोटबुक जो है आप जिसमें नोट्स बना रहे हैं उसमें भी आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। दूसरा अपन देखते हैं मंत्री मंडल का विकास। दूसरा है मंत्रिमंडल का विकास। अब इसको भी आपको देखना है। मैंने उस समय भी आपको बताया था, आपको याद होगा विकास के जो चरण अपन पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का विकास कैसे होता है। अब इसमें अपन जब घटना के रूप में चलते हैं तो अपन देखते हैं कि 1714 उस समय जो शासन था हैनोवर वंश का शासन था। किसका शासन था? हैनोवर वंश का शासन था। और हैनोवर वंश के जो शासक बने थे जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, ये जो शासक बने थे ये दोनों ही क्या थे? इंग्लिश भाषा को नहीं जानते थे। इंग्लिश भाषा नहीं जानते थे। तो इस प्रकार अंग्रेजी न जानने के कारण इन लोगों ने क्या किया, इनकी जो एक सलाहकार समिति थी, इस सलाहकार समिति के अंदर भाग लेना बंद कर दिया। भाग लेना बंद कर दिया सर। समझ गए मेरी बात को कि 1714 की घटना, हैनोवर वंश का शासन था, उसके राजा जो थे जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय दोनों ही इंग्लिश नहीं जानते थे। और जो उनकी जो सलाहकार समिति थी अर्थात उनका जो एक समूह था, मंत्रियों का एक समूह था जो उनको सलाह देता था कार्य करने के लिए, उसकी जो बैठकों का आयोजन किया जाता था तो उसकी अध्यक्षता जो थी उनके द्वारा की जाती थी, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि इस समिति के लोग मिलकर के अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को क्या करते थे, बैठक के अध्यक्ष के रूप में उसको चुन लिया जाता था। और उसके दूसरी ओर अपन पढ़ते हैं तो उसमें एक विहिक दल का नेता, जिसका प्रभाव था, इसका नेता था रॉबर्ट वॉलपोल। ये उस बैठकों की अध्यक्षता करने लगा, जिससे आगे चल करके मंत्रिमंडल के प्रमुख के रूप में इसको क्या कहा जाने लगा? प्रधान कहा जाने लगा। और इस प्रकार ब्रिटेन में मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात को कि अपन दूसरे चरण में देखते हैं कि मंत्रिमंडल का विकास 1714 की घटना, हैनोवर वंश का शासन था, उसके शासक जो थे जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, दोनों ही अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। और सलाहकार समिति जो राजा को कार्य करने के लिए जो परामर्श देती थी, जिसको अपन मंत्रिमंडल या मंत्री समूह के रूप में भी अपन देख सकते हैं, उसकी वो बैठकें होती थी, उसकी अध्यक्षता करते थे। लेकिन अंग्रेजी न जान पाने के कारण वो उनकी बैठकों की अध्यक्षता जाना बंद कर दिया था। परिणाम स्वरूप विहिक दल का जो नेता था, प्रभावित जो था रॉबर्ट वॉलपोल, वो उससे परामर्श समिति जो थी
उसकी बैठक जो होती थी उसकी अध्यक्षता करने लगा और इस आधार पे प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। तो ये जो घटना थी ये भी महज क्या है, प्रधानमंत्री का जो पद है वो भी महज क्या है, एक संयोग वंश। कैसे हुई थी? संयोग वंश। संयोग वंश ही अपने को ये घटना देखने को मिलती है साहब। इसके अलावा अपन देखते हैं 1688 की क्रांति। कितना टाइम हो गया? अब अपन देखते हैं तीसरा जो है वो है 1688 की क्रांति। और आपको पता होगा इस क्रांति को क्या कहा जाता है? गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो क्रांति हुई थी 1688 की, इसमें क्या होता है कि यहाँ का जो सम्राट था वो ब्रिटेन छोड़ करके भाग जाता है साहब। ब्रिटेन छोड़ करके भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति में 1689 में एक अधिकार पत्र पारित हुआ। अधिकार पत्र पारित हुआ जिसमें सम्राट को संसद के अधीन कर दिया। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि सम्राट की जो शक्तियां थी उन शक्तियों को क्या कर दिया गया है? सीमित कर दिया गया। शक्तियों क्या कर दिया गया है? सीमित कर दिया गया। तो ये भी क्या है? यहां क्रांति का होना, राजा का भागना, संसद के द्वारा अधिकार पत्र का पारित करना, यह भी क्या है? महज एक संयोग है। और संयोग वंश ही सम्राट की शक्तियां भी क्या हो जाती हैं? यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार अपन जब ब्रिटेन के संविधान की चर्चा करते हैं तो ब्रिटेन के संविधान में अपन इस प्रकार के जब तत्वों की खोज करते हैं तो वो हमें संयोग और विवेक की जो अपन बात करते हैं वहां अपन को ये देखने को मिलता है। दूसरी ओर जब अपन विवेक की बात करते हैं तो यहां विवेक के आधार पर अपन देखते हैं लोकतांत्रिकरण हुआ। और इसको अपन लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में भी देख सकते हैं कि सम्राट की जो शक्तियां वो संसद के अधीन कर दी गई, संसद के द्वारा सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार एक लोकतांत्रिकरण की जो प्रक्रिया है वो विवेक के अथा परिणाम स्वरूप उदित होती है। इसके अलावा अपन जब देखते हैं 1832, 1864 इस प्रकार की जो घटनाएं, जो अधिनियम थे, इसमें मताधिकार का जो दायरा था उसको भी क्या किया है? बढ़ाया गया है। और जब मताधिकार के दायरे को बढ़ाया गया है तो ये विवेक के आधार पे जो कॉमन सभा थी उसका लोकतांत्रिकरण किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1832 है, 1864 है, 84 है, इस प्रकार की जो घटनाएं थी वो मैं आपको बताता हूं। 32, 67 और 84, 32, 67 और 84, इनमें जो अधिनियम पारित हुए थे, इन अधिनियम के द्वारा मताधिकार को व्यापक बनाया गया। अब मताधिकार को व्यापक बनाया गया तो यहां ये चीज जो थी कॉमन सभा, कॉमन सभा जो थी, इस कॉमन सभा का लोकतांत्रिकरण हुआ। इसके अलावा अपन 1911 के अधिनियम को देखते हैं और इसके बाद एक अधिनियम और था, वो था 1949 का। 1911 और 1949 का जो अधिनियम था, इनके द्वारा जो लॉर्ड सभा थी, लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित किया गया, सीमित किया गया।
तो इस प्रकार की जो घटना है, इन घटनाओं के आधार पे अपन ये देख सकते हैं कि कौन से तत्व जो हैं वो ब्रिटेन के संविधान में संयोग वंश और कौन से तत्व हैं वो विवेक के आधार पे शामिल किए गए। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, तो आपको ध्यान रखना विवेक और संयोग की संतान कहा किसने था, स्ट्रेची महोदय ने कहा था। और वो तत्वों की आपको तलाश करनी है जो तत्व ब्रिटेन के संविधान में संयोगवंशी शामिल हो गए। तो आज की क्लास में अपन केवल और केवल संयोग और विवेक के जो अध्याय था इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास में अपन देखेंगे ब्रिटेन के संविधान में जो परंपराएं हैं उनका क्या महत्व है, उनका क्या अर्थ है, उनको अपन समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।